हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को स्टडी करना है स्टेटस ऑफ एन एसएससी। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इनटू द प्रीवियस क्लास। हम लोगों ने देखो ये पढ़ लिया था लीगल स्टेटस कितने होते हैं एसएससी के। वी हैव डिस्कस 7 टाइप ऑफ एसएससी होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये हम लोग क्यों लीगल स्टेटस पता करते थे एसएससी का? एसएससी का लीगल स्टेटस हम इसलिए पता करते थे ताकि हम ये तय कर सकें कि किस रेट से वो टैक्स देगा। क्योंकि कंपनियों का टैक्स रेट अलग होता है, इंडिविजुअल का टैक्स रेट अलग होता है। पॉइंट समझे? तो सबका अलग अलग फर्म का टैक्स रेट अलग है, तो ये सब देखने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस हम क्यों पता करते हैं एसएससी का? सोचो, एसएससी सेम है। पहले उसका हम लीगल स्टेटस पता करेंगे, फिर हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने का मेन मकसद क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने का मेन मकसद है टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप ऑफ इनकम मतलब उसकी सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लेना है कि उसकी फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लेना है। पॉइंट समझे? कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देगा। दो तरह की इनकम होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जैसे कि एक होता है क्या, इंडियन इनकम, और दूसरा होता है क्या, ग्लोबल इनकम। जो इंडिया में आय कमाते हो, रिसीव होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडियन इनकम। और जो विदेश में कमा रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल इनकम कह सकते हो, या फिर फॉरेन इनकम भी बोल सकते हो। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल की बात करेंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग किसका, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ क्या है? तो इंडिविजुअल और हिंदू एंड फैमिली दोनों का एक ही तरीके से। सबसे पहले या तो आप रेजिडेंट होगे या तो आप नॉन रेजिडेंट होगे। पॉइंट क्लियर सबको? या तो आप क्या होगे, रेजिडेंट, या तो आप क्या होगे, नॉन रेजिडेंट होगे। क्लियर सबको? सवाल उठता है सर, रेजिडेंट मतलब निवासी हिंदी में इसको कहते हैं, है ना? और नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या है, अनिवासी, है ना? अब कैसे हम तय करेंगे कि बंदा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? तो यहाँ पे ध्यान रहे, कंप्लीट एनी वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशन। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के लिए क्या है ना, कंडीशंस बनाए गए हैं, है ना? प्राइमरी कंडीशंस बनाए गए। और अगर प्राइमरी में कितने कंडीशन है, दो कंडीशंस है। और सेकेंडरी भी कंडीशंस बनाए गए। तो प्राइमरी कंडीशन क्या होता है, सेकेंडरी कंडीशन क्या होता है, बेटर विल भी कि हम उसको पहले समझ ले। चलिए, तब इसको समझेंगे तो और समझ में आएगा। तो हम लोग आते हैं पहले प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन को समझने, है ना? तो देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस क्लियर करने के लिए कंडीशंस आपको समझना पड़ेगा। अब कंडीशन देखो कितने तरह के होते हैं, दो, एक प्राइमरी कंडीशन, एक सेकेंडरी कंडीशन। ना द प्राइमरी कंडीशन इज व्हाट? प्राइमरी कंडीशन में देखो दो कंडीशंस है, सेकेंडरी कंडीशन में भी देख रहे हो दो कंडीशंस है। तो प्राइमरी कंडीशन में दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आपको स्टेट इन इंडिया, आपको भारत में रहना होगा 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में यानी जो टैक्स ईयर है, अब हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर में कम से कम कितने साल तुम रहे हो, कितने समय तुम भारत में रहे हो, 182 दिन या उससे ज्यादा समय भारत में रहे हो। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? अब और सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड प्राइमरी कंडीशन क्या है? सेकेंड प्राइमरी कंडीशन ये, स्टेट इन इंडिया। अगर तुमने इतने ये कंडीशन नहीं कंप्लीट किया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम दूसरा सेकेंडरी कंडीशन कोशिश करो कंप्लीट करने की। इसमें क्या कहा गया है, स्टेट इन इंडिया मोर देन और इक्वल टू 60 डेज इन प्रीवियस ईयर और 365 डेज बिफोर द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर की जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग टैक्स ईयर लगा सकते हैं, है ना? तो जिस टैक्स ईयर में, क्लियर है? तो टैक्स ईयर के जो पहले, अगर प्रीवियस ईयर में या फिर कह लो टैक्स ईयर में तुम कितने दिन रहे हो भारत में, 182 दिन आप भारत में रहे हो या उससे ज्यादा दिन भारत में रहे हो, है ना? तब तुम क्या हो, तुमने एक प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट कर लिया। अगर तुम इतना दिन नहीं रहे हो तो दूसरा वाला देख लेना, कम से कम 60 दिन भारत में रहे हो प्रीवियस ईयर में। और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में कम से कम कितने दिन रहे हो, दिनों की संख्या जोड़ लो, 365 दिन होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो दोनों में से कोई एक प्राइमरी कंडीशन आप कंप्लीट करो। ये दो कंडीशंस है। अब हम बात करेंगे कि इसके सेकेंडरी कंडीशन क्या होता है।
सेकेंडरी कंडीशन कहता है क्या, सेकेंडरी कंडीशन क्या कहता है, सेकेंडरी कंडीशन कहता है वी मस्ट बी रेजिडेंट फॉर 2 ईयर इन 10 ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में, हम प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहे, हम प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल, हाँ वही टैक्स ईयर आप बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। तो प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में आप भारत में कम से कम कितने दिन रहे हो, कम से सॉरी प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में कम से कम 2 साल तुम भारत में एज अ रेजिडेंट थे, एज अ रेसिडेंट थे, ठीक। स्टेट इन इंडिया 730 डेज, या फिर कह लो प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में भारत में कम से कम कितने दिन रहे हो तुम, 730 दिन रहे हो। यहाँ पे दिन नहीं कह रहा है रहने के लिए, उसमें कह रहा प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में 2 साल तुम भारत में एज अ रेजिडेंट थे, क्या थे, उस तुम्हारा स्टेटस रेजिडेंट वाला था। और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे रेजिडेंट वाले स्टेटस की बात नहीं कर रहा, यहाँ कह रहा है कि प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में कम से कम कितने दिन भारत में रहे हो, दिनों की संख्या जोड़ना, 730 दिन भारत में रहे हो। तो ये सेकेंडरी की दूसरी कंडीशन है, पॉइंट समझे, यानी कि रहने से मतलब है आप इतने दिन भारत में रहे हो। अब चलते हैं, बात करते हैं किसकी, रेजिडेंट किसे कहते हैं, चले इसको समझते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, पहले प्राइमरी कंडीशन मैच कराएंगे कि सेकेंडरी कंडीशन, पहले प्राइमरी कंडीशन, है ना, जैसे तुम कंप्यूटर में नहीं पढ़ते हो 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी, पहले ही सारा डेटा किस में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में, जब सेव करते हो तब ना वो जाता है उठ के सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पर भी पहले प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट करना है, तो बहुत सिंपल सा इंडिविजुअल एचयूएफ का स्टेटस है, इफ यू हैव कंप्लीटेड एनी वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी एक प्राइमरी कंडीशन अगर तुमने कंप्लीट कर दिया, यू आर अ रेजिडेंट, आप क्या हो, रेजिडेंट हो। पॉइंट क्लियर, क्या मैंने बोला फिर से सुनो, आपने अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्राइमरी कंडीशन अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो आप रेजिडेंट हो, और अगर इन दोनों में से कोई भी प्राइमरी कंडीशन अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप नॉन रेजिडेंट हो। कितना आसान है, आपने दोनों में से कोई भी एक प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट किया, आप क्या हो, रेजिडेंट। और अगर दोनों में से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी प्राइमरी कंडीशन नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो तुम क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो। पॉइंट समझे। अब क्या करना है, जैसे मान लो कोई यूएस का बंदा है, वो भारत आया 30 दिन घूमने के लिए, 30 दिन आया, छुट्टी मनाया, फिर चला गया, तो भारत में वो कितना दिन रहा, 30 दिन। इन दोनों में से कोई प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट हो रहा है, नहीं, तो क्या है, नॉन रेजिडेंट। वो क्या है, तो वो यूएस का बंदा नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। मान लो कोई भारतीय है, इंडियन है ना, वो जॉब पे चला गया था, कहाँ पे, दुबई या साउथ अफ्रीका, वहां जॉब कर रहा था, है ना। अब वो फैमिली से मिलने आता है, वहां से 30 दिन की छुट्टी लेता है, यहाँ पे आता है, रहता है, फिर चला जाता है, तो कितने दिन रहा प्रीवियस ईयर में, 30 दिन ही रहा। इन दोनों में से कोई प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट किया, नहीं, वो भी नॉन रेजिडेंट। पॉइंट समझे। ध्यान रखना एक चीज को, 3 चीजें होती है, 3 शब्द होता है, 3 शब्द क्या होता है, ध्यान देना। 3 शब्द जो मैं बात कर रहा हूं, हम लोग बात कर रहे हैं स्टेटस की, तो यहाँ पे 3 स्टेटस होता है, एक होता है, एक चीज हम लोग देखते हैं क्या, नेशनैलिटी, एक क्या होता है, सिटीजनशिप, है ना। फिर क्या होता है, एक होता है क्या, आपने अभी भी पढ़ा, रेसिडेंशियल स्टेटस, है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ के हो, आप भारतीय हो, आप पाकिस्तानी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप यूएस के हो, आपकी सिटीजनशिप आपको कहाँ की नागरिकता की मिली है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। आपके पास कहाँ की नागरिकता है, यूएस की नागरिकता है, पाकिस्तान की नागरिकता है, इंडिया की नागरिकता है, इससे कोई लेना देना नहीं। इनको किससे मतलब है, बस रेसिडेंशियल स्टेटस से। किससे मतलब है, कि तुम प्रीवियस ईयर में कितने दिन भारत में रहे। एक भारतीय बंदा भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है, एक भारतीय बंदा नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अभी जैसे एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया, तुम चले गए कमाने, 3-4 साल से वही हो, है कि नहीं है,
तुम बस आए प्रीवियस ईयर में, है ना, इस साल आए 30 दिन रह लिए, तो 30 दिन रह लिए तो क्या तुम रेजिडेंट हो गए? नहीं, तुम डेफिनेटली तुम, नेशनैलिटी तुम्हारी इंडिया की है, सिटीजनशिप तुम्हारी इंडिया की है, लेकिन तुम क्या हो गए? तुम हो गए नॉन रेजिडेंट। क्लियर सबको? एक यूएस का बंदा भी रेजिडेंट हो सकता है। यूएस का बंदा आया इंडिया में नौकरी करने के लिए, और वो यहाँ पे नौकरी कर रहा है, कंपनी में कहीं काम कर रहा है, बहुत से फॉरेनर यहाँ पे इंडिया में काम करते हैं। पॉइंट समझे? तो पता चला क्या, वो अपनी कंट्री जा ही नहीं पा रहे, 20-30 दिन की छुट्टी लेते अपनी कंट्री जाते, फिर आ जाते वापस। तो अगर 20-30 दिन वहां रहे तो मैक्सिमम डेज तो भारत में रहे ना। तब उस केस में क्या हुआ, तब तो उन्होंने 182 दिन से भारत में ज्यादा रह लिया ना। तो वो यूएस का बंदा, वो नेशनैलिटी उसकी यूएस की, सिटीजनशिप उसके यूएस की, लेकिन फिर वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। वो टैक्स देने के काबिल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी नेशनैलिटी सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें किससे मतलब है? आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस से। पॉइंट क्लियर? हाँ, तुम कुछ क्वेश्चन कोट कर रहे थे, बोलो। चलो कोई नहीं, फिर आएगा, फिर पूछ लेना, याद आएगा ना। अब सेकेंडरी कंडीशन क्या? आप, ये तो हो गया रेजिडेंट है, दोनों में से कोई एक प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट कर रहे हो आप रेजिडेंट, दोनों में से कोई एक प्राइमरी कंडीशन नहीं कंप्लीट कर रहे हो तो आप नॉन रेजिडेंट। अब सवाल उठता है, सर यहाँ तो क्लियर हो गया रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, है ना, लेकिन सर अब ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी क्या होता है? ये साधारण निवासी असाधारण निवासी कैसे तय करोगे? इसको तय करते हैं हम सेकेंडरी कंडीशन से। सेकेंडरी में दो कंडीशन थे, अगर तुम दोनों ही सेकेंडरी कंडीशन कंप्लीट करते हो तो तुम साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। तुम अगर दोनों सेकेंडरी कंडीशन में से कोई एक, तुम सेकेंडरी में से कोई, दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट करते हो या दोनों ही कंडीशन नहीं कंप्लीट कर पाते हो, तो तुम क्या कहलाओगे? तुम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाओगे, असाधारण निवासी। समझ में आएगी नहीं है? प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट कर रहे हो कोई एक तो रेजिडेंट, नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो नॉन रेजिडेंट। अब ये तय करना है तुम रेजिडेंट कौन से वाले हो, ऑर्डिनरी कि नॉट ऑर्डिनरी। तो इसके लिए सेकेंडरी कंडीशन देखनी पड़ती है, दोनों सेकेंडरी कंडीशन कंप्लीट कर रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कोई एक या नन ऑफ द सेकेंडरी कंडीशन कंप्लीट कर रहे हो तो नॉट ऑर्डिनरी। समझ गए कि नहीं समझ गए? नाउ वी कैन टेक सम एग्जांपल ऑन दिस। कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं? वी आर टेकिंग एन एग्जांपल लाइक, एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, हम्म, तो एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट हम लोग क्या ले सकते हैं? जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या भाई, पूरा का पूरा स्ट्रिक थ्रो में आ गया है क्या? हटाओ स्ट्रिक थ्रो। तो ध्यान रहे एग्जांपल के नाम पे एक हीरो है ना, क्या नाम है उसका, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। पहले पहले तो हम लोग अपनी बात करते हैं, फर्स्ट पहले हम लोग अपनी बात करें, हम लोग क्या है ना। सो वी आर, हम लोग क्या है, कौन सी रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी? क्योंकि अगर हम लोग अगर कंपैरिजन करें, हम लोग कितने दिन भारत में रहे? तो सर ये सब छोड़ दीजिए, पूरे 365 दिन भारत में रहे। तो पॉइंट समझे? तो प्रीवियस ईयर में पूरे हम लोग 365 दिन भारत में रहे। और सेकेंडरी कंडीशन देखो, अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये डिसाइड करना है। तो प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में 2 साल तुम रेजिडेंट होने, जैसे 10 साल रेजिडेंट थे। प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में 730 दिन, अरे 730 दिन क्या, 7 साल पूरे भारत ही में थे, कहीं गए नहीं, तो आप हो क्या फिर? ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। सो अगर हम लोग डिस्कस करें, हम लोग हैं क्या? वी आर, है ना। तो हम लोग वी आर का मतलब क्या है? हम लोग जो फिलहाल क्लास में, वी आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सही कि नहीं सही है? तो वी आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हम लोग क्या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब हम बात करेंगे किसकी? एक फिल्म एक्टर की, क्या नाम है उसका, जो थॉर वाला हीरो है, थॉर
एक्टर नेम। तो थॉर जो मूवी है उसकी फिल्म के हीरो का नाम है क्रिस हेम्सवर्थ। क्रिस हेम्सवर्थ। तो ये हम लोग बात करते हैं क्रिस हेम्सवर्थ की। तो हम क्रिस हेम्सवर्थ की बात करते हैं। कौन सा हीरो है? मूवी देखा ना थॉर वाला, हथौड़ा लेके। तो उसने एक मूवी बनाई थी इंडिया में, है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? क्रिस हेम्सवर्थ मूवीज इन इंडिया, है ना। एक फिल्म आई थी जो बांग्लादेश के ऊपर शूटिंग जिसकी हुई थी। हाँ, ये एक्सट्रैक्शन। एक मूवी इसने बनाई थी एक्सट्रैक्शन। देखा था कि नहीं देखा था? एनीवन? नहीं देखा था। ये मूवी का नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मूवी जो थी ना, ये मूवी इसने बनाई थी इंडिया में आकर के। यहाँ पे शूटिंग हुई थी, पूरा सीन दिखाया था बांग्लादेश का। लेकिन बांग्लादेश में शूटिंग नहीं हुई थी, शूटिंग हुई थी वेस्ट बंगाल में। कहाँ हुई थी? वेस्ट बंगाल। थोड़ा लुक वैसा ही टाइप का है। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने एक्सट्रैक्शन की मूवी की शूटिंग की। सपोज इसको कितने दिन भारत में रहना पड़ गया, वो उस शूटिंग की वजह से उसको रहना पड़ गया स्टे इन इंडिया, सपोज 210 डेज। कितने दिन? 210 दिन वो भारत में रहा। कितने दिन भारत में रहा? 210 दिन भारत में रहा। लेकिन इससे पहले वो कभी भी भारत में नहीं आया था। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? उसको भारत में रहना पड़ गया कितना दिन? 210 दिन। लेकिन इससे पहले कभी वो भारत में नहीं आया था, बस वो आया इसी शूटिंग के लिए, फिल्म की, एक्सट्रैक्शन की। अब अगर देखेंगे उसने कोई कंडीशन प्राइमरी की कंप्लीट किया कि नहीं किया? कर दिया सर, पहले ही कंडीशन कंप्लीट कर दिया। 182 दिन भारत में रहना था प्रीवियस ईयर में, उतने दिन से ऊपर रह लिया, 210 दिन भारत में रह लिया। ठीक है। तो उसने एक प्राइमरी कंडीशन कंप्लीट कर लिया, हालांकि सेकेंडरी की किसी भी कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि उससे पहले कि वो भारत में आया ही नहीं था। अब बताइए सर क्या होगा वो? अब वो होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो ये हो गया नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो मेरे ख्याल से पॉइंट सबको क्लियर। कोई दिक्कत किसी को? एनीवन हैव एनी इशू? अब बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट की। किसकी बात करेंगे? नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट सर कौन है? नॉन रेजिडेंट कौन है? जैसे कोई भी फॉरेनर है, बहुत से फॉरेनर इंडिया में आते हैं घूमने के लिए। तो बहुत से फॉरेनर आते, है ना, टू विजिट इन इंडिया, है ना। तो बहुत से फॉरेनर आते हैं इंडिया में घूमने के लिए। तो जब वो आते हैं इंडिया में घूमने के लिए, हम्म, कोई 30 दिन आता है, कोई 40 दिन आता है, कोई 50 दिन आता है। तो इतने दिन अगर वो भारत में रहता है और फिर वो चला जाता है घूम के, तो क्या है वो? या फिर इंडियन पीपल, है ना। कौन? इंडियन पीपल वर्किंग आउट ऑफ कंट्री, जो इंडिया से बाहर रह के क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। बहुत से इंडियन पीपल हैं जो आज के समय में बाहर देश में काम करते हैं और भारत में आते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के लिए, और फिर चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? टेल मी, इट इज ट्रू। तो वो क्या कहलाएंगे सर? वो किस में आ जाएंगे? नॉन रेजिडेंट में। पॉइंट क्लियर? कंफ्यूजन है कुछ? नहीं ना। तो सोचो वो इंडियन है, सिटीजन है यहीं के, लेकिन फिर भी वो नॉन रेजिडेंट हो जा रहे हो उस साल के लिए, उस टैक्स ईयर के लिए। ठीक है। अब इसमें इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या कहता है? चलिए आते हैं इनकम टैक्स का प्रोविजन समझते हैं। देखो, अगर इंडियन इनकम कमाए हो, चाहे तुम रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे तुम नॉन रेजिडेंट हो, तुम्हें इंडियन इनकम पे तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। वो जो बंदा घूमने के लिए आया ना, वो 2 दिन यहाँ आके कुछ कमा लिया ना, उस कमाई पे भी उसे इंडियन इनकम को टैक्स देना पड़ता है। सवाल तो सर कैसे?
जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कल प्रीवियस क्लास में कि मुकेश अंबानी के लड़के की जब शादी थी तो उसमें बहुत से फॉरेनर्स आए थे, और जैसे कभी मेसी मेसी फुटबॉलर था, वो इंडिया में आया है ना, 3-4 दिन के लिए घूमा भी और कमा भी लिया। तो उस केस में क्या होता है कि आखिर में वो टैक्स कैसे देते हैं उनको भी, यानी यहाँ पे पैन लेना पड़ता है, बिकॉज टैक्स देने के लिए तो पैन बनवाना पड़ता है। नहीं नहीं, वो पैन नहीं बनवाते। तो इस वर्ल्ड तो फिर टैक्स कैसे देते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो इंडियन पीपल जो पेमेंट करते हैं ना उनको, जब तो पेमेंट में से उनका टीडीएस काट लेते हैं, टैक्स काट लेते हैं। यानी कि टैक्स कौन देता है? जो उनको पैसा दे रहा होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी में, इनकम टैक्स में नहीं। इनकम टैक्स में क्या है? टीडीएस होता है। आपका इनकम टैक्स हम काट रहे हैं। हाँ, अब अभी हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। और टीडीएस क्या है? टीडीएस एक तरह का एडवांस इनकम टैक्स है। एडवांस इनकम टैक्स वो इनकम टैक्स का ही एक तरीका है। तो जब मान लो मुकेश अंबानी जब पेमेंट करेंगे, जो भी है, जो भी एक्टर है डायरेक्टर है, उनको जो भी है वो पेमेंट करेंगे एक्टर्स को, तो वो क्या करेंगे? पेमेंट में से उनके टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दे देंगे। मान लो 1 लाख रुपए फीस हुई, 1 लाख में उनका जो भी फीस है 10% टीडीएस काट लिया। 10,000 रुपये, 90,000 रुपये हमने किसको दिया? एक्टर को दिया। और 10,000 उठा के किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया। तो उन्होंने पेमेंट पे टैक्स दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया। यही नियम है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो नॉर्मली वो तो नहीं टैक्स दे पाएंगे अपने डायरेक्ट इनकम टैक्स को। एग्जैक्टली उनको जो पेमेंट करता है ना, वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ये तो समझ में आ गया सब लोगों को। तो भारत भारत की सरजमीन पे कोई भी अगर आप इनकम कमाओगे, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के पर्सन हो, आपको टैक्स देना है। ठीक। अब सवाल है, सर अगर आप फॉरेन इनकम कमा रहे हो तो? सुन लो, तुम रेजिडेंट हो ना, तुम भारत के निवासी है, तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, तुम चाहे इंडिया में कमाओ चाहे विदेश में कमाओ, दोनों इनकम आपकी इनकम में जुड़ेगी, उस पर आपको टैक्स देना होगा। हाँ बिल्कुल, वही तो बोल रहा हूँ। तो तुम कमा रहे हो, बिल्कुल उस पर तुम्हें इनकम पे जो टैक्स देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता है, वो जो इनडायरेक्ट टैक्स की बात होती है। लेकिन तुम वहां पे इनकम तो कमा रहे हो ना, अपने इनकम जो प्रॉफिट कमाओगे उस प्रॉफिट पे तुम्हें इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम नहीं, बल्कि आप विदेशी इनकम पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेजिडेंट हो, आपका जापान में भी घर है, जापान में भी घर है, वहां पे आपको रेंट से इनकम आती है। तो वो इनकम भी आपके यहाँ की इनकम में जोड़ी जाएगी और आपसे टैक्स लिया जाएगा। सवाल उठता है, सर फिर वहां की गवर्नमेंट भी तो टैक्स लेती होगी, तो वहां जो लेता होगा वो अलग बात है, वो और जाने। हम लोग फिलहाल इनकम टैक्स इंडिया का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? इंडिया का। वो अलग बात है, छूटें भी मिलती है आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होते हैं, ये ध्यान रखना। उन्हें इंडियन इनकम पे तो टैक्स देना है, ग्लोबल इनकम पे तभी टैक्स देना है जब वो विदेशी इनकम जो कमा रहे हैं, वो अगर कंट्रोल मैनेज कहाँ से हो रही हो? इंडिया से हो रही हो। लेकिन अब वो कंट्री, वो जो कंपनी है जहाँ पे भी वो काम कर रहे हो, वो कंट्रोल मैनेज वहीं से हो रही है, तब उस इनकम पे उसे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना। जैसे क्रिस हेम्सवर्थ की बात कर रहे थे, तो क्रिस हेम्सवर्थ सपोज करो जो इंडिया में आके मूवी बना रहा था, हालांकि वो तो विदेशी की ही थी, इंडियन मूवी नहीं थी, वो तो हॉलीवुड मूवी ही थी। एक्सट्रैक्शन इज अ हॉलीवुड मूवी। सपोज वो बॉलीवुड मूवी में आया होता काम करने, तब तो इंडियन इनकम होती तो टैक्स देता ही देता। और वो जो एक्सट्रैक्शन मूवी है वो जो बन रही थी, उसको भी इंडियन ही कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बना रहा होता, तो उस इनकम पे भी उसको टैक्स देनी होती। पॉइंट समझे? लेकिन जो विदेश में, जो वहां पे जो अपने कंट्री में जो बना रहा है मूवी, उसमें जो कमा रहा है, उस कमाई पे वो यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स देगा? नहीं देगा। क्यों देगा भाई? वो उसकी वहां की विदेश की इनकम है, वो इंडियन इनकम थोड़ी ना है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान रहे। अब नॉन रेजिडेंट सिर्फ कौन से इनकम पे टैक्स देगा? जो वो भारत में कमाएगा। विदेश में कुछ भी कमाएगा, वो यहाँ की गवर्नमेंट को उस पर टैक्स नहीं देगा। पॉइंट समझे? अभी जैसे बात किया मैंने, क्या वो मेसी मेसी आया यहाँ पे 4 दिन रहा, 4 दिन में सपोज करो उसने, सपोज करो 1 करोड़ कमा लिया, तो 1 करोड़ पे टैक्स वो दे देगा। अब वहां अपनी कंट्री में जितना कमाएगा उस पर इंडियन गवर्नमेंट को आके टैक्स देगा? ना 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 सर, वो थोड़ी ना है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो ये पॉइंट सबको क्लियर होनी चाहिए। तो ये था रेजिडेंशियल स्टेटस। कौन सा? नॉन रेजिडेंट। अब जैसे मैंने मेरा मेसी सिर्फ यही कमाया 4 दिन, वो अपनी कंट्री में नहीं कमा रहा है क्या?
वो अपनी कंट्री में कमा रहा है, तो क्या उसकी कंट्री में जो उसने कमाई किया, उस कमाई पे क्या इंडियन गवर्नमेंट को उसको टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा ना। वहां पे वो अपने गवर्नमेंट को टैक्स देगा। वो जो भारत में आया, भारत में अगर 4 दिन में कुछ कमा लिया, उस 4 दिन के इनकम पे बस इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम पे टैक्स देगा? इंडियन इनकम पे। ग्लोबल यानी फॉरेन इनकम पे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा। ये पॉइंट था, अब समझ में आ गया? तो ये है सर रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हम लोग ने पढ़ लिया किसका, इंडिविजुअल का भी स्टडी किया था, इंडिविजुअल एचयूएफ का। अब हम बात करेंगे किसी कंपनी और फर्म का। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का एक ही जैसा होता है। कंपनी, देखो कंपनी या तो रेजिडेंट हो गया तो नॉन रेजिडेंट, इसमें ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता। कंपनी का अगर आपको निकालना है, जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, वोडाफोन, ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ का था। इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ, एचयूएफ क्या होता है? वो भी तो इंसानी होता है, मुखिया। तो इसीलिए देखो इंडिविजुअल के 3 स्टेटस थे आपके। एक तो वहां भी पढ़े थे रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, लेकिन रेजिडेंट में भी 2 तरह के रेजिडेंट थे, ऑर्डिनरी और, लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं, या तो कंपनी रेजिडेंट होगी या तो कंपनी नॉन रेजिडेंट होगी। अगर जो कंपनी है, ध्यान रखना, कंपनी रेजिडेंट कब होती है? अगर उसका कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा हो? इंडिया से हो रहा हो। पॉइंट समझे? एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी। टाटा कंपनी रेजिडेंट, रिलायंस कंपनी रेजिडेंट। अब टाटा, रिलायंस ने, अडानी कंपनी रेजिडेंट। अगर ये कंपनियां अपना हेड ऑफिस यूएस में भी खोल लें, कहाँ खोल लें? एग्जैक्टली कंट्रोल मैनेज कहाँ से होता है? हेड ऑफिस से ना। तो ये लोग अपना हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस अपना यूएस में भी खोल ले, तब पर भी वो इंडियन कंपनी ही कहलाएंगी, तब भी वो लोग रेजिडेंट ही कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि वो इंडियन कंपनी है। देखो टैक्स, इनकम टैक्स ने कितना क्लेवर किया है, क्लेवर डिसीजन लिया है कि एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। पहले कहा जहां से कंट्रोल मैनेज होगा, तो इंडियन कंपनी कही चलो विदेश में कॉर्पोरेट ऑफिस खोल लेते हैं। तो इन्होंने कहा ऐसा सुनो, इंडियन कंपनी हो ना, इंडियन ओरिजिन हो। रिलायंस कंपनी कहाँ शुरू हुआ है? इंडिया में। टाटा कंपनी कहाँ शुरू हुआ है? इंडिया में। तो इंडियन ओरिजिन कंपनी हो ना, इंडियन कंपनी हो, तो वो तो हमेशा क्या होगा? रेजिडेंट। अब वोडाफोन, वोडाफोन इंडिया की कंपनी नहीं है। वोडाफोन इंडिया की कंपनी नहीं है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया की कंपनी नहीं है। डोमिनोज इंडिया की कंपनी है नहीं है। हेड ऑफिस या हेड ऑफिस वही होती है ना जहां से सारा कंट्रोलिंग मैनेजमेंट वहीं से तो होता है। अब अगर डोमिनोज ने अपना हेड ऑफिस दिल्ली में खोल लिया, तो वो सर रेजिडेंट हो जाएगी? हाँ रेजिडेंट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपना हेड ऑफिस कहाँ खोल लिया? इंडिया में। एग्जैक्टली उनको कॉर्पोरेट ऑफिस बोला जाता है। कौन सा ऑफिस बोला जाता है? कॉर्पोरेट ऑफिस। लेकिन क्या, लेकिन क्या ऐसी कंपनियां यहाँ पे कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट करेंगे? वोडाफोन इंडिया की नहीं है सर, वोडाफोन बाहर की है। पॉइंट समझे? तो वोडाफोन अगर विदेशी कंपनी है, तो उसका कंट्रोलिंग मैनेजमेंट अगर फॉरेन से हो रहा है, तो वो कौन सी कंपनी हो गई? नॉन रेजिडेंट। डोमिनोज का कंट्रोलिंग मैनेजमेंट विदेश से हो रहा है, तो क्या है? नॉन रेजिडेंट। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, फोर्ड्स की कंपनी जो कार बनाती है ना, मर्सिडीज, है ना, बीएमडब्ल्यू, ये सब का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन उनका जो हेड ऑफिस हो तो वहीं पे है ना सर, कॉर्पोरेट ऑफिस, और वहीं से कंट्रोलिंग मैनेजमेंट होता है। तो एग्जैक्टली वो क्या कहलाएंगे फिर? नॉन रेजिडेंट। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट अगर आउटसाइड से हो रहा है तो नॉन रेजिडेंट, इंडिया से हो रहा है तो रेजिडेंट। और जहां तक रही इंडियन कंपनीज की बात, तो अगर आप इंडियन कंपनी हो तो तुम अपना हेड ऑफिस कहीं भी खोल लो, तुम कंट्रोलिंग मैनेजमेंट कहीं से भी हो रहे हो, तुम हमेशा क्या कहलाओगे? रेजिडेंट कहलाओगे। क्या कहलाओगे? रेसिडेंट। डन। बस इतना काफी है। इतने लोग का आप जानिए, इतने लोग का काफी आपके एनफ है, जो हम लोग को काम करना है उसके लिए। ठीक है ना? अब हम लोग को पढ़ना है क्या? ये इनकम टैक्स स्लैब रेट, है ना? व्हाट इज इनकम टैक्स स्लैब रेट? देखो बहुत सिंपल सा है। अगर तुम लोग ये चार्ट देख रहे हो, दिस वन, ये चार्ट मैंने जो बनाया है, इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या है, ध्यान से देखो। ये जो चार्ट दिख रहा है ना, एग्जैक्टली ये जो बार्स मैंने बनाया ना सीधा सीधा, ये सब इनकम है। कोई इतनी इनकम कमा रहा है, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई उससे कम, है कि नहीं है? कोई उससे कम। तो ये इनकम का लेवल है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है।
तो हम लोग का क्या है ना, इनकम टैक्स ऐसे टैक्स लेती है, दिस वन सपोज ये जो रेड वाला जो पूरा बॉर्डर है ये पूरा हमने टैक्स ले लिया। तो टैक्स जब लिया ना, ये टैक्स जब देख रहे हो तो ध्यान से देखो, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, और जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स दे रहा है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो इसी को हम लोग कहते हैं स्लैब रेट। स्लैब रेट यानी टैक्स का जो स्लैब रेट है ऐसे बनाया गया ताकि जो अधिक कमाए उसको अधिक टैक्स देना पड़े, जो कम कमाए उसको कम टैक्स दे, जो बहुते कम कमा रहा है उसको टैक्स ही ना देना पड़े। ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट लेती है, आपको पता है इनको कहाँ पे खर्च करती है? इनके ऊपर खर्च करती है जो बहुत कम कमाते हैं। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? जैसे आपको पता है हॉस्पिटल में आज 1 रुपए में इलाज हो जा रहा है सदर में, मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, एम्स चल रहे हैं, है ना, वहाँ पे बहुत ही कम फीस में आपका इलाज हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो सब किसके पैसे से चल रहा है? इसी टैक्स के पैसे से चल रहा है, इसी टैक्स के पैसे से। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? जितनी भी सड़कें बनती हैं, जितने भी ये क्या नाम इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, एयरलाइंस, रेलवे, ये सब क्या है, होता है ना, कल को 2 ट्रेनें और नहीं चल रही है, नई लाइन बिछ रही है, इन सब का पैसा कहाँ से जा रहा है? इसी टैक्स का पैसा। पॉइंट समझे? हेल्थ पे, एजुकेशन पे नहीं होता है भाई, प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों की फीस लगती है? नहीं लगती है, फ्री में है ना एडमिशन। तो वहां पे जाहिर सी बात है वो किसका पैसा खर्च हो रहा है? टैक्स का पैसा। तो आज जो लोग इनकम कमा रहे हैं वो लोग टैक्स दे रहे हैं, है ना, और वो जो टैक्स का पैसा है उनके ऊपर ही खर्च किया जा रहा है। आज अगर कोई अमीर इंसान है, वो क्या करेगा? वो सदर में जाएगा? नहीं। वो सदर में अपना इलाज कराने जाएगा? नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? अच्छे हॉस्पिटल में जाएगा जहाँ उसकी अच्छी फैसिलिटीज मिले, है ना। तो जाहिर सी बात है उसके पास इतना पैसा है वो खर्च उठा सकता है, लेकिन ये गरीब इंसान वो पैसा वो खर्च नहीं उठा सकता। तो वो तो उसी हॉस्पिटल में जाएगा, और उस हॉस्पिटल का खर्चा सोचो यही लोग उठा रहे हैं। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? दिस इज द पॉइंट। तो टैक्स का पैसा, ये सर ये फिर करने का क्या तरीका है, ये क्यों कर रहा है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कैपिटलिज्म ना हो, कैपिटलिज्म ना हो। ये टैक्स का स्लैब रेट इसीलिए बनाया गया था, इसको बनाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो खाई है गरीब और अमीर के बीच की, उस खाई को भरा जा सके, उन्हीं के पैसे से इनके ऊपर खर्च करना, इक्वलाइज करना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे कोई फैमिली है ना, अब उस पे क्या है, 2 बच्चे हैं उसके, है ना, कोई फैमिली है उसके 2 बच्चे हैं। अब उसमें क्या है, 2 बच्चे में एक बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ने में अच्छा है, बहुत अच्छा खासा कमा रहा है, और दूसरा बच्चा उतना अच्छा कमा नहीं रहा है। पॉइंट समझे? दोनों की शादी हो गई, दोनों को फैमिली चलाना है। अब पेरेंट्स जानते हो क्या करते हैं? पेरेंट्स ये करते हैं, जो अच्छा जो कमा रहा है ना बंदा, वहां से जब पैसा आता है वो पैसा अपने पेरेंट्स को देता है, फिर उसी पैसे में से कुछ पैसा वो उठा के किसको देते हैं? उस, हाँ, दूसरे बच्चे को देते हैं जिसकी उतनी अच्छी इनकम नहीं है, ताकि वो भी अपना घर चला सके। तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कोशिश करते हैं बराबरी करने का, कि ठीक है चलो यार ये कमा रहा है, चलो उसके ऊपर खर्च, वो उसको भी खर्च के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो वो कोशिश करते हैं बराबर करने का। सेम चीज यहाँ पे गवर्नमेंट भी हमारी क्या है, माँ बाप है, वो भी कोशिश करती है क्या, सबको बराबर सुविधाएं देने का, है ना। तो ये मतलब एक कंसेप्ट है। इनकम टैक्स इसीलिए बनाया गया था, स्लैब रेट सिस्टम। जो ज्यादा कमाएगा ज्यादा टैक्स दे, जो कम कमाएगा वो कम टैक्स दे, और जो नहीं कमाएगा वो ना टैक्स दे, लेकिन खर्च आपके ऊपर होगा। ठीक है ना, ये है इनकम टैक्स स्लैब रेट। पुराना है बिल्कुल। देखो ये 23-24 का, 24-25 का असेसमेंट ईयर 25-26 है ना। तो अभी हम लोग का असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 26-27। तो अभी ये स्लैब रेट चेंज हो गया है, तो अब हम लोग इसको करेंगे चेंज। 25-26 में जो लोग कमाए हैं वो लोग टैक्स दे रहे हैं, 26-27 में टैक्स देंगे। क्लियर हो गया सबको? इसको 25-26, इसको 26-27, 24-25 ही कर लेते हैं, ताकि पुराने स्लैब रेट भी आप देख सको। चलिए, तो देखो सिस्टम क्या है, सिस्टम सिंपल सा ही है ना। तो यहाँ पे टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? टैक्स ईयर। चलिए पहले पुराना पहले पढ़ते हैं, फिर अब नया पढ़ेंगे। जैसे अब क्या है, अलग अलग एज है,
बिलो 60 ईयर, 60 ईयर से अबव वाले, 80 ईयर से अबव वाले। और टैक्स रेट देखो क्या है, टैक्स रेट बनाया गया है एक सर्टेन इनकम तक नील है, फिर 5%, फिर 20%, फिर 30%। ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया है कि अगर 0 से 2.5 लाख तक कमाओगे बिलो 60 ईयर के लिए, 0 से 2.5 लाख तक कमाओगे कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाओगे 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख तक कमाओगे 20% टैक्स देना है। और 10 लाख से ऊपर कमाओगे तो 30% टैक्स देना है। सही है ना, बढ़ रहा है ना टैक्स जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। 60 साल से 60 साल वालों को सीनियर सिटीजन कहते हैं। 60 साल, लेकिन हाँ 80 साल से कम वाले, 80 ईयर से कम वाले, उनके लिए 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 5 लाख तक वही 5%, 5 लाख से 10 तो वही 20%, 10 लाख से ऊपर वही 30%। फिर जो 80 ईयर है उससे अबव है, सुपर सीनियर सिटीजन जिसको हम बोलते हैं, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। अब ब्लैंक कर दिया ना, क्योंकि 5% में आएगा ही नहीं, सीधे 5 लाख तक टैक्स हो गया, 5 लाख तक सीधे नील हो गया। फिर 5 लाख से 10 लाख कमाएंगे ना तो सीधे 20 लगेगा, 5% में नहीं आने वाले वो। सही है कि नहीं सही है? तो ये और भी कुछ चीज़ें, रिबेट के बारे में स्टडी करना है, सरचार्ज के बारे में स्टडी करना है, सेस के बारे में स्टडी करना है ना। ये तो टैक्स जाएगा ही जाएगा, है ना। तो ये रिबेट क्या होता है, छूट कैसे मिलेगी, सरचार्ज कैसे होगा, सेस कैसे होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज रेजिडेंशियल स्टेटस अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। आई होप सो समझ में आया होगा। अब जो टैक्स स्लैब रेट है, स्लैब रेट समझ में आ गया ये क्या सिस्टम है, क्यों, कैसा इनकम टैक्स का हमारा सिस्टम है इंडिविजुअल्स के लिए जो बनाया गया। जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स देगा, जो कम कमाएगा वो कम टैक्स है। इतनी बात समझ में आ गई ना। बाकी ये स्लैब रेट विल डिस्कस टुमारो, नॉट टुडे। ठीक है ना। सो थैंक यू।